समाज के जिम्मेदार लोग हैं, तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अपनी संस्कृति से ज्ञान करवाया जाए। तो क्योंकि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ है, जिसके पास न विद्या है, तप है, ज्ञान है, न शील है, गुण और धर्म, इनमें से कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे पृथ्वी पर एक मृग यानी कि एक जानवर। तो इन सभी के लिए एक मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ कि भारत सरकार ने 1969 यानी कि 1969 से ही श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और वो आज भी हम लोग करते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता कम है, क्योंकि अभी परसों ही 3 तारीख है, श्रावण पूर्णिमा है, तो हम विश्व संस्कृत दिवस मनाएंगे। इसी के साथ साथ यूजीसी ने भी सभी संस्कृत महाविद्यालयों को 31 जुलाई से 6 अगस्त 2020 तक, और ये संस्कृत दिवस भी इसी के अनुरूप ही मनाया जाएगा, संस्कृत सप्ताह भी मनाने का दिशा निर्देश दिया है। तो जिस तरह हम हिंदी का पखवाड़ा मनाते हैं, ऐसे ही संस्कृत का भी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसीलिए क्योंकि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। अब बात करते हैं संस्कृत के बारे में, जिसके अंदर ही संस्कार और संस्कृति, क्योंकि संस्कृत में संस्कृत और संस्कार दोनों का ही समावेशन है। वो संस्कृत देव भाषा सभी भाषाओं की जननी कैसे अहितकर हो सकती है। आज जबकि पूरा विश्व संस्कृत की उपादेयता, उसकी उपादेयता को, उपयोगिता को स्वीकार करने लग गया है। विश्व में हिंदी और संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, वह भी अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों ही स्तरों पर। और हमारे भारतवर्ष में हिंदी को जहां प्राथमिक स्तर पर भी खत्म किया जा रहा है, अब वर्तमान जो पॉलिसी लागू हुई है उसमें शायद कुछ सुधार हो पाए, वहां संस्कृत भाषा की हालत तो इससे भी अधिक दयनीय है। आप सब लोग देख रहे हैं, कहाँ सुषमा जी ने भी कहा था कि संस्कृत पहले राजा भोज के जमाने में जन भाषा हुआ करती थी, परंतु आजकल के युवा वर्ग को देखें या आजकल के विद्यार्थियों को देखें तो संस्कृत के इतिहास को पढ़ना भी दुष्कर लगता है उन्हें। तभी हमारा देश, हमारा युवा वर्ग अपने संस्कार, अपनी भारतीयता, अपनी सामाजिक नैतिक मूल्यों, परंपराएं, रीति रिवाज आदि सबको भूलता जा रहा है, क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों का लोप होता जा रहा है, जो संस्कृत के साथ होता था, क्योंकि संस्कृत में ही समाहित होता था। तभी हमारा युवा वर्ग पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ में शामिल होता जा रहा है। और विडंबना देखिए कि पश्चिम वाले भारतीयता को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय परिधानों को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को, संस्कृत भाषा को अपनाते जा रहे हैं। वह हमारे धार्मिक ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं और उन ग्रंथों की प्रामाणिकता, उनकी विलक्षणता, उनकी गुणवत्ता को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। और हमारे भारतवासी पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रदत्त किए गए सिद्धांतों का गुणगान करते हैं, जबकि सच यह है कि जो सिद्धांत हमारे पश्चिमी विद्वानों ने दिए हैं, वही सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष पहले ही प्रदान कर दिए गए थे, जिनका लिखित प्रमाण भी हमारे पास है। पर इतनी अमूल्य धरोहर की रक्षक, प्राण संवाहक संस्कृत भाषा को क्यों हमारी शिक्षा प्रणाली से दूर किया जा रहा है, यह बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जबकि हमें हमारी युवा पीढ़ी को पुनः भारत में उसकी संस्कृति में वापस लाना है, तो हमें इसके प्रचार प्रसार पर और अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी देश का इतिहास उसकी अमूल्य धरोहर होता है, जो निरंतर आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है तथा अभिप्रेरणा प्रदान करता है। यह ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, योग, कला, संस्कृति, धर्म, सिद्धांत,
कौशल साहित्य का पोषण, संरक्षण और परिवर्धन करता है। हिंदुओं का सत्य सनातन धर्म जिसका मुख्य आलंबनों पर आधारित है वह है ज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, वैराग्य, श्रृंगार, भक्ति, साहित्य, संस्कार, नैतिकता, नीति, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, शास्त्र, परंपरा एवं मान्यताएं। यदि गूढ़ रूप में देखा जाए तो हम सब हमारे साहित्य का ही हिस्सा है। भारतीय साहित्य इतना वृहद और समृद्ध है कि इसमें सभी विषयों समाहित हैं। हमारे वेद, पुराण, श्रुतियां, स्मृतियां, उपनिषद, काव्य, महाकाव्य इतने अधिक हैं कि 7 जन्म भी कम है इनको समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए। इतना अधिक ज्ञान है, यदि हम इसे अपनाते हैं तो पूरी पृथ्वी पर हम जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। अब हम इसके विभिन्न विषयों पर आधार पर पृथक पृथक विचार व्यक्त करते हैं। हमारे देखिए जितने भी बातें हैं, जितनी भी हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं, वहां पर हमें इतना सब कुछ देखने को मिलता है कि यदि हम इसके परोक्ष में जाएंगे तो हमें इसकी प्रामाणिकता देखने को मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका इतना अच्छा उदाहरण अभी सुषमा स्वराज ने भी दिया है। और कर्म की प्रधानता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है गीता में कि कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह एक ऐसा संदेश है जो सर्वकालिक है, यानी टाइमलेस है। किसी भी काल में इसकी गुणवत्ता, इसकी प्रासंगिकता कम होती ही नहीं है। यानी कर्म किसी भी जीव के लिए कभी अहितकर हो ही नहीं सकता। वास्तव में हमारे साहित्य में जितनी भी उक्तियां, जितने भी संदेश जो प्रदान किए गए हैं, वो किसी भी परिस्थितियों में गलत हो ही नहीं सकते। वह प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए सदैव हर परिस्थिति में ही हितकारी सिद्ध होंगे। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही जीत होती है। यह कभी किसी काल में कभी गलत नहीं हो सकता। अति सर्वत्र वर्जेत, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्रेम हो, घृणा हो, अहंकार हो, कुछ भी हो, वो हमेशा गलत होती है। अस्तो मा सद्य गम्य, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जननी जन्म भूमिश्च सर्वादगी गर्यसी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे साहित्य, ऐसे धर्म, ऐसी नीतियों, ऐसे मूल्यों की रचना की है जो न केवल पूरी पृथ्वी के प्राणी मात्र, जिनमें तीनों प्रकार के जीव, ध्यान से देखिए, तीनों प्रकार के जीव, जलचर, थलचर और नभचर भी मौजूद हैं, अपितु पेड़ पौधों के लिए भी सदैव श्रेष्ठकर होंगे। जैसे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पये, जातो जातो नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। यानी मनुष्य हैं, जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही विचार हैं। देयर आर नो टू मेन आर अलाइक इन दिस वर्ल्ड, 2 मनुष्य एक जैसे हो ही नहीं सकते। जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ऐसे ही उनके विचार, उनकी बुद्धि अलग अलग होती है। एक ही स्थान से अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद भी अलग अलग होता है। एक ही संस्कार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होता है, तथा एक ही घटना का वर्णन हर व्यक्ति अलग ढंग से करता है। नीति, भाग्य, वेद शास्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान को भी जानने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु अपने अज्ञान को जानने वाले, ध्यान दीजिएगा, अपने अज्ञान को जानने वाले हमारे भारतवर्ष में मिलते हैं। क्योंकि हम जितना जितना पढ़ते जाते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है। जहाँ संस्कृति और संस्कृत की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ है जहाँ गंगा को माता तथा गाय को कामधेनु का दर्जा दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाली। वास्तविक अर्थ में भारत का आधार हिंदू ही धर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज वो समय आ गया है कि हम अपनी ताकत को समझें तथा अपनी संगठनात्मक शक्ति के द्वारा, अपने आदर्शों, अपने मूल्यों के द्वारा पूरे विश्व में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि वह जगत गुरु रहा है। क्योंकि भारत हर क्षेत्र में विदेशियों से आगे है। इतिहास साक्षी है कि जब इंग्लैंड में एक
कमरे का स्कूल शुरू किया गया था तो भारत में विश्वविद्यालय थे। नालंदा, तक्षशिला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। विमान शास्त्र ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखा गया था, जिसे देखकर राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाना सीखा। आचार्य चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि, आयुर्वेद, शल्य क्रिया आदि के ऐसे विद्वान थे जिनकी उपमा देना कठिन कार्य है। हमारे वैज्ञानिक थे पिंगल, वाघभट्ट, जीवक आदि। भारतीय काल सूचना पंचांग, त्रिकोणमितीय, पाई का मान आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। ज्योतिष गणना, काल विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में, सिद्धांत शिरोमणि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, में केंद्रीय आकर्षण शक्ति का सिद्धांत दिया गया तथा महर्षि कणाद ने वैश्विक सूत्र में गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है: यह पृथ्वी की शक्ति है जो सब प्रकार के अणुओं को अपने अपने केंद्रों की ओर खींचने की शक्ति रखती है, जबकि लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन का नियम कहते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे कितने बड़े बड़े धर्मशास्त्र हैं, वो प्रामाणिक हैं और बिल्कुल हर क्षेत्र, हर युग में वो सार्वकालिक हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरी तरह से इन्हें मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत विषयों का बाहुल्य है। इनकी महत्ता हमारे भारतीय इतिहास में धर्म है, आस्था है, विश्वास है, नीति है, ज्ञान है, मूल्य है, भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है, त्याग है, काम है, श्रृंगार है, प्रकृति प्रेम है, जीव प्रेम है, प्रकृति तथा पर्यावरण रक्षण है, सौंदर्य है। किंबहुना कौन सा ऐसा विषय नहीं है जो हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। मानव जीवन पंचभूतों से मिलकर बना है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इन सब का वर्णन, सामंजस्य, सुरक्षा, पोषण, संवर्धन आदि सब कुछ हमारे ग्रंथों में मिलता है। विश्व की सबसे पुरानी कैलेंडर परंपरा भी हमारी रही है। सप्ताह के 7 दिन का प्रयोग जो हम करते हैं और पूरा संसार करता है, वह भारत की ही देन है। वास्तव में हमारे भारत के उच्च संस्थानों में जितने भी आदर्श वाक्य हैं, यानी मोटोज हैं, वो सब हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में ही उद्धृत हैं। जैसे भारत सरकार का जो वाक्य है, जो आपने देखा होगा कि जितने भी न्यायालय हैं वहां पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। लोकसभा का धर्म चक्र प्रवर्तनाय, उच्चतम न्यायालय यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहीं जय है। थल सेना, हमारे देश की तीनों सेनाओं के जो वाक्य हैं, थल सेना का सेवा अस्माकम धर्म है। जल सेना शनो वरुण है। वायु सेना नभः स्पर्श दीप्तम। श्रम मंत्रालय श्रम एव जयते। एनसीईआरटी जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, विद्या अमृत शमुष्यते आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजतंत्र, शिक्षा तंत्र, सैन्य तंत्र, न्याय तंत्र आदि सभी के आदर्श वाक्य हमारे स्वर्णिम इतिहास की विषय वस्तु पर आधारित है। यानी समग्रता से पूरा भारत ही हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के विभिन्न विषयों पर आधारित है। अब मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ जिससे आप ये मान पाएंगे कि संस्कृत और संस्कृति कितने महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रमाण है कि हमारी संस्कृति हमेशा से ही अग्रगण्य रही है, जिसका आधार संस्कृत भाषा ही है। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालयों के प्रमाण, चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य सुश्रुत, चणक, पाणिनि, वैशज्य रत्नावली आदि ने विश्व भर को यह ज्ञान दिया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कर, महावीर, वराह मिहिर, श्रीनिवासा, रामानुजन, सीराव आदि ऐसे विद्वान हैं जो हर क्षेत्र में, हर लिहाज से पूरे विश्व में पूजनीय है। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय साहित्य में जितने वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, नीतियां आदि हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में हो ही नहीं सकती।
हमारी केवल श्रीमद् भगवत गीता ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए काफी है और ये सार्वकालिक ग्रंथ है। इसकी महत्ता कभी कम हो ही नहीं सकती और कई सभ्यताएं इसका अनुसरण कर भी रही हैं। भाषाओं के क्षेत्र में अकेले भारत में जितनी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं तथा जितनी विभिन्नता इसके हर प्रांत की विशेषता है, उतनी किसी भी देश में नहीं है। विभिन्नता में एकता हमारी स्पेशलिटी रही है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और ये सभी भाषाओं की, सभी बोलियों की जननी है। संगीत कला के क्षेत्र में भारतीय क्लासिकल संगीत का जन्मदाता है। बैजू बावरा, तानसेन आदि ऐसे गायक हुए हैं जो अपने राग से, अपने संगीत से दीपक तक जला देते थे, बादलों से बारिश करवा देते थे। जितनी विविधता भारत के प्रत्येक प्रांत और उसके लोक संगीत की खुशबू और उसकी मिठास में है, भर में कहीं भी नहीं है। अब भारतीय संस्कृत भाषा के बारे में दिन प्रतिदिन नए प्रयोग और शोध हो रहे हैं। उसके बहुत से परिणाम भी सामने आ रहे हैं जो हम कुछ बताती हूँ मैं, उनके कुछ शोध जो प्रमाणित रूप से हुए हैं। बेहतर अंक दिला सकते हैं वैदिक मंत्र। BITS पिलानी के हैदराबाद कैंपस में यह दावा किया गया कि रिसर्च में हिस्सा ले रहे छात्रों ने गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्तम आदि मंत्रों का उच्चारण किया। डॉक्टर अरुणा लोला ने कहा है कि शोध के बाद छात्रों का टेस्ट किया गया जिनसे उनकी दिमागी स्पष्टता और खुशहाली बढ़ी है। नासा ने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड किया। नासा द्वारा सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड करने पर पता चला कि वहां ओम शब्द गुंजन विद्यमान है। अब एक आपको बहुत बड़ी एक बताती हूँ रहस्य। हनुमान चालीसा हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक जी कोई कुछ कह रहे हैं सर? जी किसी और का माइक ऑन है, आप कंटिन्यू कीजिए। वो अच्छा, मुझे लगा शायद मुझे कुछ कह रहे हैं। नहीं आप देखिए, हाँ जी धन्यवाद मैम। हिंदुत्व का विज्ञान नासा से आगे है। नासा ने जो बहुत कुछ किया है तो हमारे ग्रंथों पर शोध करके किया है। उसका एक प्रमाण मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। यानी हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। यहाँ पर उसकी पूरी गणना दी हुई है कि एक युग 12,000 वर्ष के बराबर होता है और एक सहस्त्र यानी 1000 और एक योजन 8 मील, यानी कि युग, सहस्त्र और योजन, इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 12,000 गुना 1000 गुना 8 मील, तो इनको गुना करके जो आएगी हमारे पास गणना, उतनी ही दूरी पर सूर्य स्थित है। यानी हनुमान चालीसा के अनुसार सूर्य पृथ्वी से जितने किलोमीटर की दूरी की गणना हमने की तो उतनी ही दूरी पर है। और नासा के अनुसार भी सूर्य पृथ्वी से बिल्कुल इतनी ही दूरी पर स्थित है। यानी हमारे मनीषियों ने यह सब कितने हजारों साल वर्ष पहले कर दिया था, जब ना तो विज्ञान इतना उन्नत था, ना हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे, ना इंस्ट्रूमेंट थे। तो आप ये देखिए उन्होंने ये गणना किस प्रकार की होगी, ये आश्चर्य का विषय है। नासा ने संस्कृत को अपनी भाषा बनाएगा, ये उसने ऐलान किया है। फोर्ब्स जो जानी मानी पत्रिका है उसके अनुसार संस्कृत सबसे प्रायोगिक सरल भाषा है तथा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ कि संस्कृत में उन्होंने ये प्रयोग भी किया है कि अगर संस्कृत के एक वाक्य के शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाएगा तो भी उसका अर्थ नहीं बदलता है। ये इसलिए वैज्ञानिक मानी गई है। इसके एक शब्द के साथ अगर हम आगे पीछे उसको कर देते हैं तो भी उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। और इस भाषा में भेजे गए संदेश जो नासा ने भेजे,
शब्दों को उल्टा सीधा करने पर भी संपूर्ण वाक्य का अर्थ नहीं बदलते। आगे भी नासा भारतीय ग्रंथों पर बहुत शोध कार्य कर रहा है तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान का कायल हो चुका है। जितना लोग हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उतना ही वे लोग हमारी विद्वानों की विद्वत्ता के कायल होते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें कोई चीज समझ नहीं आती है तब तक हम उसकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं। नासा के पास भारतीय पौराणिक ग्रंथों के संबंधित लगभग 60,000 ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां हैं, जिन्हें उन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखा है तथा उन पर गहन शोध किया जा रहा है। उसके बाद नासा के अनुसार संस्कृत वह भाषा है जो अपनी पुस्तकों, वेद, उपनिषद, श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों आदि में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी रखती है। अब मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको जो रामायण काल से हैं। पुष्पक विमान, सभी ने सुना होगा इसके बारे में, जिस पर रावण जी ने सीता का हरण किया था। यह रावण जी कहा है मैंने क्योंकि मैं उनकी विद्वत्ता की, उनकी हर चीज की बहुत तारीफ करती हूँ। उनमें बहुत एक चीज की कमी थी, वो थी सिर्फ उनमें अहंकार था, लेकिन उनमें जितनी मर्यादा थी शायद ही किसी में पाई गई हो। ये इसमें यहाँ पर कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सबके अपने विचार हैं। उनकी विद्वत्ता पे कोई नहीं लग सकता क्योंकि वो he was the most learned person। बिल्कुल जी, बिल्कुल, चारों वेदों के ज्ञाता थे वो, तो हम उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। पुष्पक विमान जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, ये मन की गति से चलता था और फोल्डेबल था, जिसे आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। इस विमान में मन की गति से चलने की क्षमता थी। शिल्पाचार्य विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव के लिए इस दिव्य पुष्पक विमान की रचना की थी। इस दुर्लभ तकनीकी का प्रामाणिक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, एक ऐसी दुर्लभ पुस्तक है जिसमें अनेकों तरह के विमान बनाने की तकनीकी बकायदा पूरी चित्र प्रणाली के साथ समझाई गई है। उसमें पूरे आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। यह एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो भारतीय तकनीकी की मिसाल है और संस्कृत भाषा में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं जिसमें तकनीकी भरी पड़ी है, वो संस्कृत भाषा में होने के कारण लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं और जितना उनका फायदा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो मैं ये सभी से अनुरोध कहूंगी, अपनी भारत सरकार से भी, कि इन सभी ग्रंथों का अनुवाद होना चाहिए ताकि तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे ग्रंथों को हमारे बच्चे पढ़ें, उस पर अध्ययन करें, उस पर शोध करें और फिर वो जो चीज प्राप्त करेंगे वो हमेशा के लिए हमारे लिए एक संजीवनी का काम करे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि सबसे अच्छा हिंदी कैलेंडर जी here I'll add in कि शोधकर्ताओं ने ये भी कहा है कि जो ओम का है ध्वनि, जब सूर्य की किरणों से ओम की ध्वनि प्रज्वलित वहां से उज्जवल होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, नासा ने रिकॉर्ड की है वो ध्वनि, वो बकायदा ओम है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जब प्राणायाम या योग करते हैं तो उसमें ओम की ध्वनि का, मेडिटेशन में भी ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। उससे हमारा अंदर तक का सभी जितना भी सिस्टम है हमारा, वो सभी ओम की ध्वनि से चार्ज हो जाता है। अब सबसे अच्छा हिंदू कैलेंडर है, ये जितने भी उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ ये सब प्रामाणिक हैं। जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार सबसे अच्छे प्रकार का कैलेंडर है जो हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, वह हिंदू कैलेंडर है। इसमें साल सौर प्रणाली के भूगर्भ वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ आरंभ होता है, जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हमारे जो नवीन संवत्सर होता है वो भी आपने देखा होगा कि वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारा नया साल जो है उस समय पे सब कुछ नया होता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी नया रक्त बनता है। प्रकृति अपने यौवन पर होती है,
तो वो हमारा जो नया साल होता है वही तभी से प्रारंभ होता है। आप ये देखिए कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब संचार के कोई आधुनिक साधन नहीं थे, तब भी हमारे ऋषि मुनि गणना करके कितने समय पहले ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस विशेष क्षेत्र में और कितने समय के लिए लगना है, कब आरंभ होगा, कब चरम पर होगा तथा कब इसका मोक्ष होगा, ये आंशिक होगा या पूर्ण ग्रहण होगा आदि इन सब के बारे में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी किया करती थी। आप एक बार सोच कर देखिए कि तब कोई आधुनिक साधन नहीं थे, तो कितने साल पहले ही ये लोग बता दिया करते कि इस तिथि को ये चंद्र ग्रहण होगा, इतने समय का होगा, इसका ये मोक्ष होगा और कौन सी जगह पर किसी विशेष क्षेत्र में ये दिखाई देगा, वहीं पर सूतक का माना जाएगा काल। तो ये सब कैसे करते होंगे, ये मतलब बहुत आश्चर्य की बात है। इसके बाद छठी और सातवीं पीढ़ी के अनुसार जो सुपर कंप्यूटर बनेंगे वो संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, क्योंकि नासा द्वारा एक वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि समय सीमा 2025 जो छठी और सातवीं पीढ़ी के लिए है, सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, क्योंकि यह भाषा सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी मैम। हाँ जी, आई एम ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे अभी जो नया खोज हुई है संस्कृत में, बाइनरी सिस्टम जो 0 और 1 बाइनरी सिस्टम है, that will be get developed in संस्कृत लैंग्वेज। मैंने अभी मेंशन भी किया था चैट बॉक्स में कि जो नया सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट होंगी that will be into संस्कृत लैंग्वेज, just to give our संस्कृत, अपनी संस्कृति को जो है वो पहचान देने के लिए। सो अभी ये काफी देर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो चुकी है कि इससे संस्कृत लैंग्वेज में डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी, बिल्कुल जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। उसके बाद ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली हमारे महाभारत कालीन सुरक्षा चक्र पर आधारित करने की दिशा में शोध कार्य हो रहा है। इस पर ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली हमारे महाभारत कालीन विश्व प्रसिद्ध चक्रव्यूह पर आधारित करने की दिशा में गहन शोध कार्य चल रहा है। ये व्यूह रचना अलग अलग प्रकार से 6 सिद्धांतों पर आधारित है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावशाली है। उसके बाद संस्कृत भाषा फोटोग्राफी तकनीक में भी शामिल है। वर्तमान में उन्नत कर्लियन फोटोग्राफी तकनीक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा संस्कृत भाषा बोलने से वाणी में भी शुद्धता आती है तथा कितनी ही प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सब विभिन्न प्रकार के शोधों और प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। इतना सब कुछ हमने बताया है संस्कृत के बारे में। उसके बाद जो बहुत सी जो उक्तियां हैं जो हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित हैं, जिनका प्रयोग हम समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी जनभाषा से भी संबंधित हैं, तो वो भी कुछ उक्तियां मैं बताऊंगी कि जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि अति सर्वत्र वर्जेत, जहां पर हम बात करते हैं कि जहां बच्चे बहुत अधिक आजकल लैपटॉप ले रहे हैं या मोबाइल ले रहे हैं, तो कई बार हम इस उदाहरण का प्रयोग करते हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत, अधिकता हर जगह बुरी होती है। कालाय तस्मै नमः, कालेन सम्मोषायधम, समय सबसे बेहतर है, मरहम लगाने वाला है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जहां आपने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी बड़ी भूमि है, उसके प्रति वफादारी जरूरी है। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्य तत्र दुर्लभम, अर्थात मनुष्यों के लिए भारत में जन्म लेना सबसे दुर्लभ है। भाग्यशाली हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, और उन सभी में से हम भी हैं कि हमने इतनी पावन धरती पर जन्म लिया है। नास्ति सत्य समो धर्म, सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि सत्यम बुर्यात, कि सत्य बोलो। बुद्धि कर्मानुसारिणी, अर्थात बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं हमारी बुद्धि उसी का अनुसरण करती है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, बुद्धि की तलवार से बड़ी कोई शक्तिशाली चीज नहीं है। जिसके पास बुद्धि है उसी का बल है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
ये तो हम लोग सुनते ही हैं, ये हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है, मुझे आप बताइए कि हमने इतनी बातें की, इतना सब कुछ कहा, तो संस्कृत के लिए इससे अधिक और क्या है? और बहुत कुछ है, तो इस पे तो बहुत अधिक बोला जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि संस्कृत हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, हमारी रगों में हमारी संस्कृति बह रही है, प्राणवायु है हमारी, तो इसे बचा कर रखना चाहिए। इसका संरक्षण, इसका संवर्धन, इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। और जैसे अभी मैंने सभी प्रमाण दिए हैं, यदि हमारे युवा कोई प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों करें हम, तो ये सभी प्रमाण हम उन्हें बता सकते हैं कि ये इस वजह से करें। और ये प्रमाण हमारे ही नहीं, विदेशों द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है विदेशों से जो चीज घूम कर आती है उससे ज्यादा महत्व देती है। तो हम उन्हें इन सभी प्रमाणों से निरुत्तर कर सकते हैं। मैम, आई 100% एग्री विद यू। मैं इस चीज के लिए आपसे 100% सहमत हूँ कि इंडियंस को ये रोग कह सकती हूँ कि उनको रोग है कि जब तक कहीं का वेस्टर्न का ठप्पा नहीं लग जाता हमारी अपनी सभ्यता के ऊपर, तब तक वो उसे अपनाते नहीं है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, और चाहे ही वो योग की भाषा हो। तो वो उसे तब तक नहीं अपनाते जब तक वेस्टर्न्स उससे नहीं अपना लेते। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं योग के क्षेत्र से हूँ, 27 साल हो गए मुझे भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़े हुए। लेकिन हमारे भारतीय योग संस्थान का उद्यापन कैसे हुआ, मैं वो शेयर करना चाहूंगी कि बाहर से पारन से जो है वो कुछ ऋषि जो है वो कुछ फॉरेनर्स लेडीज को लेके इंडिया में आए। दिल्ली में उन्होंने उनका प्रदर्शन करवाया और वहां पे अनाउंस कर दिया है कि कल से यहाँ पे यही लेडीज, फॉरेनर लेडीज योगा सिखाएंगी। तो वहां पे हमारे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी विद्यमान थे। तो उन्होंने वहां पे अनाउंस कर दिया कि नहीं, यहाँ पे ये भारत की संस्कृति है और भारतीय ही सिखाएंगे। और तब उनको इतना योग के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कल यहाँ पे हम भारतीय ही योग सिखाएंगे और निःशुल्क योग सिखाएंगे। और तब से वो उस मिशन को उन्होंने वहां स्टार्ट किया। तो मिशन को स्टार्ट करने के बाद आज की डेट में मैं आप सबसे, इवन देव सर आपसे भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि नाउअडेज इन ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी 4000 से ज्यादा क्लासेस योग की चलती हैं एंड ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन हमारे जम्मू में ही, JNK में ही 150 क्लासेस चलती हैं, ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब तक इंडियंस इस चीज के लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि हमने खुद अपनी संस्कृति को बांटना है, उसे हमने खुद सिखाना है। इवन जैसे अभी आपने बात करी संस्कृति के लिए कि संस्कृत आनी चाहिए, तो आई एम ऑल्सो वेरी 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 मच डिवोटेड टुवर्ड संस्कृत। आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि अभी इस लॉकडाउन के चलते हमने पूरी भागवत गीता ऑन जूम के ऊपर भागवत गीता पूरी बच्चों को पढ़ाई है, उसके पूरे 18 अध्याय विद शब्दार्थ। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा बोलना तभी सार्थक होता है जब आप लोग इतने अच्छे से, इतने ध्यान से सुनते हैं और पूरा उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, बीच में आपने बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर भी की, अपने एक्सपीरियंस भी बताए और मेरी बातों में ऐड भी किया। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद I love to listen about Thank you. I love to listen about. Thank you. डॉक्टर विदुषी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, देव सर आपने क्वेश्चन डाला था कि फिर से सुनना चाहेंगे, तो मेरी तरफ से 110% यस है कि मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी फिर से। मैं वही डॉक्टर विदुषी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल का शेड्यूल अगर हम सेम टाइम का रखें, क्योंकि हमारे वेबिनार में सारे हाईली इंटेलेक्चुअल ही आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, और सभी अपने अपने व्यूज भी देते हैं। एवरीवन इज अ लाइव। तो डॉक्टर विदुषी जी आप अभी, क्योंकि सौरभ जी बोलेंगे तो हमें विचार करके बताइए। मैं सेम टाइम 6:30 से 7:30 बजे हम कुछ और भी अपनी संस्कृति को जो बढ़ावा देना चाहते हैं उनको भी मैसेज दिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए।
ठीक है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर विदुषी जी, आपकी अगर इजाजत है तो हम कल का भी आपके लिए समय रख लेते हैं, और सौरभ जी दोनों आपका भी, क्योंकि सौरभ जी भी आप उनको भी सुनेंगे। ये बहुत ही यंगेस्ट डायरेक्टर हैं दिल्ली में योग केंद्र के, और लगभग मेरे ख्याल से 8-10 हजार बच्चों को और स्लम एरिया को ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मतलब अगर धारावी में कुछ भी हो तो ही विल बी देयर। तो ही इज अ पर्सन लाइक दैट। बिल्कुल और सर। इनको सर पिछले साल मेरे- प्रगति मैदान में भी आप ही के साथ डॉक्टर विदुषी जी, जब हमारा जी प्रोग्राम हुआ था प्रगति मैदान का, हम सब लोग मिस कर रहे हैं। अगस्त आ गया है। हाँ जी आपको हाँ जी आर्मेनिया वाले बड़ा मिस करते हैं, विदुषी जी आपकी बिंदी को बड़ा मिस करते हैं, साड़ी को मिस करते हैं। दे ट्रूली लव इंडियन साड़ी एंड बिंदी। तो जी ये जी वहाँ का कल्चर और इसको ले लिया है। तो अब बिल्कुल हम सुनते हैं सौरभ गुप्ता जी को, और फिर बिल्कुल कल सर। का हमारा समय सेम रहेगा। मैं जूम लिंक एक और डेवलप करके 6:30 से 7:30 कि हम सब लोग अपनी भारतीय संस्कृति पर और बात करें। प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही है सौरभ जी, तो प्रतिभा जी म्यूट अनम्यूट कीजिए। यस। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप सबका। मेरे लिए कल थोड़ा संभव नहीं होगा, इसलिए आज मैं थोड़ी सी अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ आज। श्योर श्योर। क्योंकि जो आपने संस्कृति की बात कही, बीइंग अ ब्राह्मीण, फॉर मी आल्सो, मेरे लिए भी बहुत बड़ा गौरव की बात है ये। और जैसे हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक संस्कृति और कल्चर कहते हैं, जिसकी बात हम करते हैं वो एक धरोहर है। जिस युग से हम बात कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी और अभी की, अगर आप देखें सही मायने में, तो ये फॉरेनर्स भी समझ गए हैं, जैसा आपने भी कहा, रंजना मैम ने भी कहा, बट कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हमें स्कूल लेवल में स्टार्ट करना जरूरी है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब उसमें संस्कृत का एक संविधान आ गया है कि अब लोग उसको प्रमोट करें, लोगों में जागरूकता लाएं। हमारे शरीर में आपने जैसे अपनी संस्कृत चीजों से सारी इंद्रियां जागृत कर दी हैं, कहीं ना कहीं हमारी सारी इंद्रियां जागृत हो गई हैं। और ये जैसे सच है। आप कह सकती हैं, जैसे हम बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, उपनयन संस्कार कर दिया जाता है लड़कों का, 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। वो कुछ और नहीं है, बस अपने संस्कारों में बांधने की एक प्रथा है। वो हमारे संस्कार उन बच्चों में हम कैसे डालें, एक ब्राह्मणत्व, या अपने श्लोकों की बात कह लें, मंत्रों की बात कर लें, तो किस तरीके से उसमें डालें। तो बचपन में ही अगर आप उपनयन संस्कार कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी में उसको जनेव भी कहते हैं, मराठी में उसको जानव भी कहते हैं, बट हम ये कहते हैं कि वो एक धागा मात्र नहीं है, वो संस्कारों की वो बेड़ी है जो आपको बचपन से ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही भाषा भी, चाहे वो संस्कृत हो, संस्कार हो, सब बचपन में ही आना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इन द चाइल्डहुड विल लीड यू फॉर द सक्सेस, सिंपल। तो ये हमारी संस्कृति जो है, वो धरोहर हमें आगे छोटे बच्चों को देना है, और वो हमें आगे बढ़ाते चलना है। बस यही विनती है जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उनसे, जिसमें कि मिस्टर गुप्ता भी बहुत यंग लग रहे हैं हमें, तो हमें ऐसा लग रहा है सर आपके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विदुषी मैम ने तो आज सारी इंद्रियां जागृत कर ही दी हैं, ब्रह्मांड तक घुमा दिया है, ओम की ध्वनि पूरी गूंज रही है, हनुमान चालीसा से जो ऊर्जा मिली है, हम सब वो ऊर्जा लेके जाएंगे कहीं ना, और अपने जीवन में वो प्रेरणा से ये कोशिश करेंगे कि संस्कृति और हमारी जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाए। इतना ही कहूंगी। इट वाज अ वंडरफुल सेशन विदु जी, very nice, and really it is a good takeaway for everyone. Thank you so much. Thank you Dev sir for मैम your wonderful आपके session. थैंक यू। मैम की बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे मैम ने भी बोला कि बच्चों को बचपन में सिखाया जाए, ट्रू ट्रू। जैसे छोटे श्लोक हैं, जैसे गायत्री मंत्रोच्चारण है, या फिर हमारा ये वाला महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण है, या फिर सबसे पहला मंत्रोच्चारण जो हमें दोनों हथेलियां सुबह उठते ही देखने का लिए बोला जाता है कि काराग्र बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल गोविंदा, प्रभात समय उत्करुण दर्शनम, प्रभात समय उत्करुण दर्शनम। तो ये छोटे छोटे श्लोक अगर हम बच्चों को बचपन से सिखाएं
तो मैं कहती हूँ कि इतने से भी बहुत सी चेंज आ सकती है। बच्चे अगर इतने से श्लोक भी अगर बोलना सीख जाएं तो इट विल मेक अ ड्रास्टिक चेंज in the nature of the children. True. If the time allows, hi, this is Dr. Payal Shivani from Abu Dhabi. May I add one thing? Yeah. क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए. So I've taken an initiative in UAE. Daily हमारे weekly classes I'm taking free of charges and teaching all the young small children all the shlokas. Like in this COVID-19 lockdown, they have learned 18 shlokas. So this is a small initiative from UAE, but then yes, we are doing it. I'm proud to be Indian with all our Sanskritis in our heart and in mind. Thank you. Proud of you, ma'am. Proud of you. Thank you. मैं इसमें रंजना मैम के इसमें एक और ऐड करूंगी कि रंजना मैम ठीक है हम श्लोक बच्चों को सिखाएं, ठीक है, बट ये है कि हमें शुद्ध उच्चारण सबसे जरूरी है सिखाना, क्योंकि अगर उच्चारण हमारा I agree. नहीं होगा देखिए मैम, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि पहले का समय था कि नहीं हम लोग कर पाते थे, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे आप देखिए क्या कि हर श्लोक बहुत लयबद्ध और सस्वर उसमें वाचन है और बहुत शुद्ध तरीके से वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार इस माध्यम से मिलता है। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शिव तांडव याद करती थी तो सिर्फ स्तोत्ररत्नावली जिसमें ये शिव तांडव है वहां से करती थी पुस्तक को पढ़कर। तो लेकिन आजकल के अगर बच्चे याद कर रहे हैं तो या तो हमें सुनकर करेंगे या फिर अगर घर में हमारे कोई नहीं शुद्ध उच्चारण कर पाता है तो सोशल मीडिया में हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं या कुछ भी है, गूगल पे सब कुछ बहुत शुद्ध है और जितना हम चाहें उसको बार बार सुने जब तक हम याद नहीं कर पाते। तो ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत अच्छा सहयोग है कि हम उसको जब तक याद नहीं हो पाता तब तक सुनते रहें। सर मैं ये वीडियो बार-बार हम लगाएंगे आगे। करना चाहूंगी। यस मंजरी मैम, जैसा भी आपने रंजना जी सर। रंजना जी थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, 7:30 बज गए हैं, सौरभ जी को भी कुछ अवसर दिया जाए। जरूर जरूर सर मैं एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सौरभ जी आप मैरिड है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। सर कोई नहीं, अनुभव ले लीजिए जी। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जी, कल का सारा सेशन मुझे नहीं सर सौरभ सर को दीजिए। नहीं आनंद समय हमने ले लिया है। नहीं आनंद इसी में ही आएगा। कल सौरभ सर भी शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक सब लोग आपस में विचार नहीं रखते तब तक हम लोग के जो वेबिनार का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो खाली एक वन वे लेक्चर नहीं देना, हमें विचार व्यक्त करने, विचार लेने हैं। और मुझे भी विचार आया कि जो हम लोग श्लोकों के शुद्ध उच्चारण की हम बात कर रहे हैं, तो कल के सेशन में हम 2-4 श्लोक जो रंजना जी ने शेयर किया कि मॉर्निंग वाला श्लोक जो है अगर हम उससे ही शुरुआत करते हैं, तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर होगी, तो हम धीरे धीरे 10 ना करके 2-2 से शुरुआत करें। तो कल के में हम ये और विचार आगे रखेंगे। तो आज सौरभ जी आप जो भी समय लेना चाहें, क्योंकि 7:30 हो गए हैं। यहाँ समय की कोई बाध्यता नहीं है, सम्मान सबके लिए बराबर है। हम कल का क्योंकि इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं हमारे सेशन इस तरह के आपस में विचार रखने से, तो किसी का ना तो छोड़ने का मन करता है। दिमाग में थॉट्स आते हैं एंड दैट दिस सेशन इज रियली थॉट प्रोवोकिंग। और आज का सेशन जो संस्कृति है, संस्कृत के लिए मैं संस्कृत के लिए मैम ने बोला था उच्चारण के लिए, तो मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाह रही थी। इवन विदुषी मैम कैन इसको अच्छे से वो मान्य कर सकते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें दंतव्य, तालव्य, कंठव्य बहुत से डेप्थ में जाके सिखाई जाती है। और इवन आई कैन वाउच फॉर दिस कि ये वाली संस्कृत भाषा अगर किसी को तोतलापन है, कोई प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो तुतलाहट भी उस बच्चे की संस्कृत भाषा से ठीक होती है, ठीक हो जाती है। बहुत अच्छे। चलिए सौरभ जी, स्वास्थ्य ही संपदा है, द हेल्थ इज द मेन एसेट्स। आचार्य श्री 1008 ने कहा था, हु इज योर लाइफ पार्टनर? तो देयर इज वन आंसर,
your health is your life partner. Over to Saurabh. मेरी आवाज आ रही है सभी को? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बोलिए सर। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल आ रही है। सभी को यथा योग्य नमस्ते। ज्यादातर लोग मुझसे नमस्कार। बड़े उम्र में, तो मैं सभी को नमस्ते करता हूँ हाथ जोड़ करके। जैसे कि डॉक्टर विदुषी शर्मा जी ने बताया था कि ये जो माह है ये श्रावण पर्व के रूप से मनाया जाता है। तो श्रावण पर्व का मतलब क्या होता है? श्रावण का मतलब होता है सुनना, सुनाना और पढ़ना, पढ़ाना, और पर्व का मतलब होता है प्रसन्नता। तो डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी ने जो ये सुनना, सुनाना और पढ़ना, पढ़ाने का जो एक वेबिनार के रूप में ये स्पाई इंडिया के बैनर के थ्रू जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी, आज का जो विषय, पूरा जो विषय रहा वो ये है कि संस्कृत ही संस्कृति है और स्वास्थ्य ही संपदा है। मैं दोनों को कोरिलेट करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरा मानना है कि संस्कृत जो है उससे संस्कार बनते हैं और संस्कार से संस्कृति बनती है। और जब समय का परिवर्तन होता है, जैसे जैसे समय बदलता है, तो संस्कृति में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आते हैं। और अगर वो बदलाव अच्छे हैं, अगर सकारात्मक बदलाव है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो वो हमारी लाइफ स्टाइल खराब करती है। जब सकारात्मक बदलाव आते हैं, यानी कि संस्कृति हमारी सकारात्मक होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी हमारा अच्छा बनेगा। कारण क्या है कि प्राचीन समय में हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो कार्यशैली थी, हमारी जो जीवन शैली थी, वो इस तरीके की थी जिससे हम लोग परिश्रम बहुत अधिक किया करते थे, और साथ ही हमारा जो दैनिक जो दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी थी। हम लोग वर्कआउट बहुत अच्छा करा करते थे। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे विज्ञान ने समय को चेंज किया है, वैसे वैसे हमारा ये जो परिश्रम है वो कम हो गया है। हम लोग पहले मॉर्निंग वॉक के लिए अब हमें निकलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन शुरुआत में हमें पढ़ने के लिए भी बहुत दूर जाना होता था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। तो जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्वास्थ्य ही संपदा है। संपदा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं धन है, और अगर धन है हमारे पास और स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसे डायबिटीज है, वो एक मिठाई नहीं खा सकता, तो उससे ज्यादा गरीब मैं नहीं मानता कि कोई हो सकता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है शरीर को समझना और रोग को समझना, कि शरीर क्या है और रोग क्या है। और मैं एक योग शिक्षक हूँ, तो और शारीरिक शिक्षक भी, और इतने कुछ कम उम्र में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसके अंदाजे से मैं ये मानता हूँ कि शरीर से ज्यादा स्वार्थी वो दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि शरीर अपने आप में एक बहुत स्वार्थी चीज है। क्योंकि यदि आपने शरीर को शरीर का काम नहीं करने दिया जो इसके पर्टिकुलर काम है, अगर आपने इसके वो काम नहीं करने दिए तो ये शरीर अपना काम स्वयं कर लेता है, अपनी चीजें अपने आप कर लेता है। अगर आपने इसे भोजन नहीं दिया तो ये आपके शरीर के अंदर से ही पोषक तत्वों को खींच करके फिर आपके मांसपेशियों को गला करके, हड्डियों को गला करके वो धीरे धीरे अपना भोजन वो पूरा करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार लोग जो बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, उनके शरीर जो है वो सूख जाते हैं, उनकी मसल्स कमजोर हो जाती है, उनके बोन जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और रोग क्या है? रोग सिर्फ एक छोटी सी चीज में मैं बता सकता हूँ कि रोग जो है एक विजातीय तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, नसें नाड़ियां हैं, उन सभी को जो ब्लॉकेज कर देता है। जब भी हमारे उन सारे पाइपलाइन में, घर में भी तो होता है, घर के अंदर जो हमारी पाइपलाइन होती है, अगर किसी पाइपलाइन में कुछ कचरा फंस जाता है तो उस जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसी तरीके से जैसे ये शरीर है, इस शरीर के किसी भी पाइपलाइन में, किसी भी नस नाड़िया में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोई भी एक समस्या आती है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ दिखता है। वही उसे हम रोग का नाम दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में हमारे जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं,
जैसे गीता हो गया, वेद हो गए, शास्त्र हो गए, हमारे योग की किताबें में योग दर्शन हो गया, गृहण संहिता है, हठ योग प्रतीक्षा है, हठ रत्नावली है, इस तरीके की बहुत सारी किताबें। ये सारे टेक्स्ट जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखें, और शरीर को स्वस्थ रखने के जो अलग अलग आयाम है, अलग अलग तरीके हैं, वो सारी चीजें इन सभी किताबों में, पुस्तकों में मिलती है। आहार, विहार और व्यवहार, ये सारी चीजें एक हो जानी चाहिए। आपका आहार भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और विचार भी अच्छे होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तीनों तरीके से आपको स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। अब ये अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में लोग जो है, हमें ये नहीं पता कि भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हम कई बार कुछ अलग अलग चीजों का गलत कॉम्बिनेशन ले लेते हैं भोजन में, जिससे वो जहर का रूप बन जाता है। और कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका संयोग इतना अच्छा होता है जिससे कि वो एक अमृत का रूप ले लेती है। अगर आप आम अधिक खा लेते हैं, आम के साथ आप इलायची खाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। वहीं अगर आप दूध के साथ नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपको बीमारी दे देगी शरीर। इसी तरीके से शरीर के अंदर में आहार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप आहार के माध्यम से ही अपने शरीर को काफी हद तक स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आपका भोजन, कई लोग क्या करते हैं, सुबह के समय में भोजन बिल्कुल कम लेते हैं या छोड़ देते हैं। दोपहर का भोजन जो है वो हल्का फुल्का करते हैं, और रात का भोजन बिल्कुल भर करके खाते हैं और सो जाते हैं, सोचते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं, खाया पिया और सो गए। ये सबसे गलत आदत है, ये बिल्कुल उल्टा है। हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो इसको हमें बदलना होगा। जो प्रातः काल का समय यानी जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, उसमें आपको भरपूर भोजन करना चाहिए। आपको आपका जो भोजन है वो पर्याप्त होना चाहिए, ताकि आप पूरे दिन की जो कार्यविधि है आपकी, उसके लिए आपको पोषक तत्व जो है वो मिले। Sir, here I'll add, that is why it is said to be as breakfast, that we break our fast. जो हमने रात का जी खाना बिल्कुल खाया है और दिन तक वो हम ब्रेकफास्ट है, हम वो फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सुबह का भोजन जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, दोपहर का जो है वो राजकुमार की तरह, और रात का जो है वो गरीब की तरह करना चाहिए। गरीब का यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर पैसों से नहीं दिया गया। रंग की तरह। हाँ जी, हाँ, रंग की तरह करना चाहिए। मतलब कि रात का भोजन या तो आप बिल्कुल थोड़ा खाएं या तो बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर आपने रात्रि का भोजन छोड़ दिया तो आपको आधे से ज्यादा बीमारियां तो आपकी वही ठीक हो जाएंगी। ये आहार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि जमाना जो है वो चेंज हुआ है, जीवन शैली चेंज हुई है, लाइफ स्टाइल, तो हम लोगों को क्या होता है कि हम सुबह जल्दी जाते हैं, खाने कहीं ऑफिस जाना होता है, कभी स्कूल जाना होता है, तो मदर्स भी जो होती हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसमें माताओं का थोड़ा सा दोष है। दोष क्या है कि वो सुबह सुबह बच्चों को जल्दीबाजी के चक्कर में उनको वो नाश्ता जो है वो ऐसा दे देते हैं कि वो उनके शरीर में नहीं पच सकता। जैसे दूध दे देते हैं सुबह सुबह, एक गिलास दूध पिला देते हैं, कहते हैं कि ना सुबह दूध पीने से स्वास्थ्य बनता है। नहीं होता। आपके शरीर में जो चीजें जिस समय काम करना होगा वो उसी समय काम करेगा। दूध को पचाने के जो एंजाइम्स होते हैं वो रात्रि में ही आते हैं आपके पेट के अंदर में, वो दिन भर दूध ऐसे का ऐसे आपके पेट में पड़ा रहेगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, वो जा करके रात्रि में ही वो डिजोल्व होगा। इसी वजह से दिन में दूध पीना बहुत हानिकारक है। जो दिन में दूध नहीं पीना चाहिए, दिन में आपको दही खाना चाहिए, दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। ये अगर तरीके कुछ चेंज कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं हम स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं अगर पानी की बात करें, जल भी जो है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जल कितना पीना है, अगर बात करें कि लोग कितना पीते हैं तो कह देते हैं 5 से 8 गिलास पीना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपका जितना वेट है, अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से आप उसे डिवाइड कर दें, जितना आएगा आपको उतने लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके घर में किसी कॉर्नर पे मिट्टी का एक ढेला जो है वो जम चुका है, तो अगर आप उस पर एक बूंद पानी अगर डालेंगे तो मैं नहीं मानता कि वो मिट्टी जो है वो साफ हो जाएगी।
अगर आप उस पर 1 गिलास पानी डालेंगे तो गीली हो जाएगी, लेकिन वो मिट्टी हटेगी नहीं। उसी तरीके से अगर आपने 1 बाल्टी पानी स्पीड में मार दिया तो वो मिट्टी जो है वो साफ हो जाएगी। शरीर के साथ भी वही है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रोग जो है वो विजातीय तत्वों के कारण होते हैं। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं जो जम जाते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। सबसे मेन कारण जो है, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो वो टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। कई बार जब मैं बीमारी के लिए इलाज के लिए बताता हूँ तो मैं आधे से ज्यादा लोगों को ये कहता हूँ कि आप पानी आप अपना पूरा प्रॉपर पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपका वेट 60 kg है, 60 किलो है, तो आप 5 लीटर पानी पर डे पीजिए। 100% आपको 80% बीमारियां जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी। सिर में दर्द अगर है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिर का दर्द का कारण होता है कि आपके जो ब्रेन में जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं होती, या फिर आपको शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इन्हीं वजह से सिर में दर्द होता है। तो इन सब चीजों से आप काफी स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा योग बहुत बड़ा माध्यम है आज के समय में। और जैसा कि सभी माताओं ने बताया कि जो चीज बाहर से घूम करके हमारे पास आती है, हम लोग उसी की वैल्यू करते हैं। विदेशों में लोग घुमा करके लाते हैं योग को। जब वो भारत देश में योग था तब किसी ने नहीं माना, जब वो योगा हो गया, घूम करके आया, तो लोगों ने उसकी खूब वैल्यू करी। तो लेकिन देर आए दुरुस्त है, लोगों ने योग की वैल्यू तो की। तो अगर योग की अगर हम बात करें तो योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। योग को लोग कई बार आसन और प्राणायाम से तुलना कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि योग जो है एक, अगर योग को हम एक पुस्तक माने तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ये सब उसके एक एक चैप्टर है। योग एक बहुत बड़ा विषय है। ये हमारी उम्र अभी छोटी है और काफी जो बड़े लोग हो जाते हैं वो भी योग को पूरा नहीं समझ पाते। लेकिन योग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे जिंदगी भर सीखने की चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। प्रैक्टिकली हम सीख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। उसके लिए आयुष मंत्रालय भी काढ़ा पीने के लिए, योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीजें अनिवार्य है, इसे करना चाहिए ही। यदि हम इसे करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। समय की मर्यादा है, मैं समय को ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, हर चीज की अधिकता जो होती है वो खराब होती है। तो काफी लंबा समय सेशन हो चुका है, तो इस वजह से मैं समय ज्यादा नहीं लेता हूँ। देव अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सौरभ जी। और कल के लिए थोड़ा आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अभी हमने आपसे बहुत कुछ सुनना है कि किस तरह से स्वास्थ्य ही संपदा है। रघु हसन जी, आपको नमस्कार। कुछ आप विचार देना चाहेंगे? रघु हसन जी शोले फिल्म से बहुत जुड़े हुए हैं। रामनगर का आटा खाया है, रामनगर की शूटिंग हुई थी। जी रघु जी। सबका मेरा नमस्कार। मैं रघु हसन हूँ और मैं शिक्षक हूँ मार्शल आर्ट का। मार्शल आर्ट का मतलब है हमारे पारंपरिक शौर्य कला। मेरा शौर्य कला महाविद्यालय यहाँ पर है, मैं स्कूल में हूँ। और मैं काफी सालों से राष्ट्रीय नाटकशाला में मार्शल आर्ट सिखाता हूँ सबको, बच्चों को। कम से कम 25 साल से मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। दूसरी, मेरा देवदारो जी से मैं वेरी थैंकफुल। मैंने पिछले बार जब मिला था उनसे बात हुई थी कुछ स्पोर्ट्स कोर्स के बारे में। मैं मार्शल आर्ट, इंडिजियस मार्शल आर्ट को गुरुशिष्य परंपरा स्कीम में मैं लाना चाहता हूँ। मैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, फोकलोर यूनिवर्सिटी, मैं सिंडिकेट मेंबर हूँ और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। जो मैडम हमारे विदुषी जी संस्कृत में बता रहे थे ना बहुत कुछ इसके बारे में, मुझे अच्छा लगा। जो गुरुशिष्य परंपरा में जो बहुत कुछ कला है, भाषा के साथ साथ बहुत कुछ कला भी है जो संपूर्ण आज नहीं है। उसमें एक है शौर्य कला। केरला का जो मार्शल आर्ट है, जो कलारीपयट्टू 3000 वर्ष पुराने और बहुत वर्ल्ड फेमस है आजकल। उसका शिक्षा भी उसी तरीके से होता है। और तांगटा है मणिपुर का, और पंजाब का गतका है। आजकल ये सब चीज चले गए, सब मॉडर्न में सब ध्यान देने लगे। लेकिन पारंपरिक कला और शौर्य कला हमारा वही है, जो अखाड़ा है, कुश्ती है, सब कुछ वही है। जो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए मैं अभी 66 अभी भी मैं अपना गदा घुमाता हूँ।
200 तो ये तो पारंपरिक कला है। जैसे भाषा को जैसे जीवित रखना है, कला को भी अपने आप को जीवित रखना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। आजकल के जवानों में वो चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैं आर्मी से जुड़ा हूँ, 71 वार में रहा, और उसके बाद आने के बाद मैं फिल्मों में स्टंटमैन बन गया। जो मुझे नौकरी नहीं मिली, स्टंटमैन बना। बहुत कम से कम 30 साल मैंने फिल्मों में काम किया, फाइट मास्टर बना, मुझे नेशनल अवार्ड्स मिले, 2-3 अवार्ड लिए मैं स्टंटमैन का। मेरा फिर बाद में मैं गुरुकुल, अभी शोले जहाँ शूटिंग हुआ है ना रामगढ़, वहां पर मैं रहता, मेरा गुरुकुल है, और अभी 20 बच्चे 10 साल पढ़ाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है और जिम्नास्टिक्स है। मैं ऐसे जिम्नास्टिक कोच हूँ, आर्मी में मैं इंस्ट्रक्टर रहा। जिम्नास्टिक से मैं स्टंट में आना पड़ा, क्योंकि आसान होता है। मेरा मकसद ये है, जो अनपढ़ के लिए क्या है, पढ़े लिखे के लोगों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। जैसे मैं अनपढ़ हूँ, मतलब मैं एक मैट्रिक पढ़ा, अनपढ़ के लिए क्या है उनको सीखने के लिए। देखिए मेरा हजारों से कम से कम 10-15 हजार मैं स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत हीरोज मेरे से आए। आई वाज स्टार मेकर, वो स्टार बन जाते। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है हमारे पास, उनको सिर्फ जोश चाहिए और जिगर चाहिए। जैसे आर्मी मैन होता है, ऐसे होना चाहिए। तो कूदने का दम हो, जो स्टंट करने का जोश हो, उसको क्या एजुकेशन चाहिए। लेकिन वो जो कमाते हैं, आम आदमी भी नहीं कमा सकते, ऐसा भी नहीं कमा सकते, उतना कमाते हैं। लेकिन जिंदगी हाथ में होता है, अपना जिंदगी हाथ में लेके खेलना पड़ता है। मुझे देवेंद्र आरोल जी का उनका जो स्पा इंस्टीट्यूट है, उससे मुझे अच्छा लगा। सब कुछ ऐसे कोशिश करो जो अनपढ़ के लिए कुछ करें, उन लोगों की जिंदगी बन जाए। क्योंकि हर जगह में सर्टिफिकेट नहीं होता। स्टंटमैन का क्या सर्टिफिकेट बताइए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं। मैं ही सर्टिफिकेट देता हूँ। और मेरा कुछ किस्मत है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जुड़ा हूँ, और अभी ट्राइबल मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ। मैं वो वहाँ का एक्सपर्ट कमेटी मेंबर हूँ काफी साल से, 10 साल से मैं इसका एक्सपर्ट कमेटी मेंबर हूँ। एक ऑर्डिनरी में स्टंटमैन होते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरा लगन था, जोश से मेरे साथ भी ऐसे दिया। मैं कारण जी के साथ जुड़ा रहा, और बड़े बड़े बुजुर्गों से मैं जुड़ा रहा। मेरे जो मास्टर है, बहुत वो इंडियन फेमस मास्टर श्याम सुंदर, वो जो साउथ इंडिया का MG रामचंद्रन का गुरु थे, उनसे मैं तलवारबाजी सीखा। मेरा तलवारबाजी आज इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। फेंसिंग जो ड्रामेटिक है, जो क्या बोलते, शेक्सपियर का जो ड्रामा में, नाटक में बहुत काम आता है, वो मेरा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे दिखा। पिछले साल मैं वाराणसी स्कूल में भी गया। तो एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी गुरु शिष्य परंपरा में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से कोई जुड़ा है तो मैं बात करना चाहता हूँ। 10-15 साल से मैं इनसे निवेदन करता हूँ, उनके पास गुरु शिष्य परंपरा का स्कीम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। मैं बोला, जो हर चीज पढ़ के नहीं आते, जो कलारीपेट वाले गुरु से जो पारंपरिक तौर से सीखते, जो संगीत घराना है, वो संगीत से आता है। जैसे शौर्य कला में संगीत और सास एक ही वो शब्द से निकलता है, तो उनको क्यों मौका नहीं देता है। जो आयुर्वेदिक ऐसा है, ट्रीटमेंट जो है, जो बदन का ट्रीटमेंट है, देसी चिकित्सा है, जो मार्शल आर्ट से आया हुआ है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कौन सा पहले आया था। लिखना पहले आया था, साहस पहले आया। तो मुझे लगता है युद्ध से ही सब कुछ शुरू हुआ था। युद्ध जो चीज है, युद्ध के बाद ही शांति होता है। लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं ना, अभी तो मॉडर्नाइज हो गया। लेकिन मुझे लगता है एक दिन वैसे दोबारा वही आएगा, जो हमारे पुराने पारंपरिक जीवित रखने का। तो आप लोग सब सारे दुनिया साथ दे रहे अभी, क्योंकि साथ में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं चाइना के बारे में बात करना नहीं चाहूँ, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, फिल्मों में काम किया। लेकिन इतना फास्ट है, इतना यूथ ट्रेंड है, वेपन है, ट्रेंड है, हमारे पास जोश है, सब कुछ है हिंदुस्तान में। यूथ में कमजोरी है तो बहुत कमजोरी है। तो शिक्षा का बहुत जरूरत है। कोई जरूरत नहीं किताब ही पढ़े, किताब पढ़ के ही सब कुछ, भाई डॉक्टर नहीं बन सकता तो इंजीनियर नहीं बन सकता, ये मार्शल आर्ट टीचर भी बन सकता है, एक चिकित्सक बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ऐसी चीज बहुत है। तो खाइए रोटी। जी बोलिए मैडम।
हाँ रघु जी, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसने आपकी आवाज अच्छे से सुन ली है, क्योंकि अब 5th क्लास के बाद से ही वोकेशनल प्रोग्राम के सिलेक्शन होने शुरू हो गए हैं। पेंटर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, बच्चा जो भी चॉइस करना चाहे तो सिंगल चॉइस बेस भी कोर्स आ गए हैं। कोई अनपढ़, जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं, लेकिन अनपढ़ तो ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि जो समझता है, सोचता है, मतलब वो पढ़ा लिखा है। उसके लिए भी अब वोकेशनल प्रोग्राम, और अभी हम लोगों ने भी एक टाई अप किया है, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है टोंगा, एक टापू है न्यूजीलैंड के पास। पहले वो रॉयल ब्रिटिश आर्मी के पास था, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है। वहाँ की यूनिवर्सिटी एक कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी, उसके साथ मिलकर हमने सभी ये चॉइस बेस जो जिसमें भी एक्टिव है उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन अब क्लासेस हैं, क्योंकि अब आपको टीचर की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको वहाँ का भी टीचर पढ़ाएगा। अर्मेनिया, यूक्रेन, ये सब जो रशियन कंट्रीज थे, ये नट होते थे ना हमारे यहाँ, रस्सियों पर कूदने वाले, जिम्नास्ट वाले, वो वही उनका डीएनए है वहाँ का, जिसको हम लोग ने रशियन सर्कस के नाम से आपने देखा, बहुत फेमस हुआ करता था। तो सारी चीजें समय के हिसाब से अब समय जो मांग रहा है वही तैयार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ हम लोग की कल भी, आज मॉर्निंग में भी हमारी एआईसीटी के साथ मीटिंग में यही हो रहा था कि अब हमें 25 से 28 मैक्सिमम, मतलब लेस देन 30 मिनट की हमें वीडियोस बनानी है जो 1 घंटे का लेक्चर कवर करती है। और वो लेक्चर स्वयं प्रभा चैनल जो दूरदर्शन ने शुरू किया है उसमें शेड्यूल होके पूरे भारत में, क्योंकि दूरदर्शन पूरे भारत में अवेलेबल है। तो आप शिक्षा में जितना अच्छा सुधार हो रहा है, और ये तो हम कोविड या गोविंद, गोविंद भी हमारे लिए भला करने आते हैं, हाँ? और कृष्ण जी कोई ना कोई अवतार लेते, तो कोविड ने अवतार लिया एक तो सारा संसार एक हो जाए। अब देखो सारा संसार एक है, मेरा दर्द तेरा दर्द अगर एक है तो हम एक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस, हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो कल भी हम इस सेशन को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, और रघु हसन जी आपके और भी विचार लेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आशीष शर्मा जी, आशीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। उनकी मदर भी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका है मेरठ से, और उनके विचार लेंगे। मोंजरी डेका जी थी, अभी पायल सेवानी जी ने जो शुरुआत यूएई में, वो आबू धाबी में रहती है, तो अपने हिंदुस्तान को, वो कल्चर को कैरी कर रही है। ममता शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभी साइमा खान जुड़ी है, ये भी फिटनेस की बहुत अच्छी युवा है। अच्छा रघु जी आप बोलिए, कहना चाहे। मेरा कहना क्या है, आपका माध्यम के थ्रू जो बहुत लंबे सफर मैंने किया, अभी मेरा एक यूनिवर्सिटी ने हमें मान्यता दी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, जब भी जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो है वो इज नॉट मच क्वालिफाइड इन द सेल्फ डिफेंस। आज स्कूलों में बहुत जरूरी है जो आत्मरक्षा महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे अपने जो एजुकेशन सिस्टम में। मैंने यहाँ प्राइमरी में भी, मिडिल स्कूल में भी दाखिल लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन आने वाले दिन में मैं चाहता हूँ जैसे योगा रिकॉग्नाइज है, जैसे इंडिजिनस मार्शल आर्ट जो आत्मरक्षा कला है वो भी एक रिकॉग्नाइज होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एक टीचर्स बने, उनको भी एक मौका मिले, क्योंकि पढ़ाई कम होता है तो जो पढ़ाई कम वाला है बहुत शक्तिमान भी होता है, उन लोग काम करने का इच्छा भी होता है, और उनको भी एक जॉब भी मिल जाता है एक शिक्षक के रूप में। मैं कुछ ऐड करूं सर? जी प्रतिभा जी। रघु सर, आपके लिए खुशखबरी है कि ये सारी चीजें स्कूल में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और अब बच्चों को वो प्रेरणा दी जा रही है, वो सीख रहे हैं, और जो आपने जितनी बातें कही हैं वो किसी न किसी माध्यम से बच्चों तक पहुंच रही हैं। अब तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब अपना भविष्य बहुत उज्जवल है, आने वाला फ्यूचर बहुत सही है। रघु जी, प्रतिभा जी मुंबई में पानबाई इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, और संस्कृति और स्पोर्ट्स से बहुत दिल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनकी भी इच्छा ये है कि हम अपने सभी युवा स्टूडेंट्स को उस और प्रगति की तरफ ले जाएं कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनकी बौद्धिक स्तर और सोचने का प्रक्रिया भी अच्छा रहेगा। तो रघु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
I'll end up with one thing, a question. If we are meeting tomorrow. No, you never end up. Tomorrow you begin again. Yes, Right, please. right. So I just had one question because ये अनपढ़ शब्द बहुत बारी आ रहा है. तो मैं ये कहना चाहूंगी, a question for everyone: was Akbar literate or illiterate? Sorry, illiterate or educated? Was he illiterate or uneducated? Oh my God! Illiterate. It's a big question. You want us to give the answer right now? He was uneducated. He was uneducated. हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है. जरूरी नहीं है कि जो रीड और राइट कर सके वही पढ़ा लिखा है और वो मतलब इलिटरेट नहीं है या क्या whatever. So यही क्वेश्चन में आंसर मैं देना चाह रही थी कि everybody is excelling in one thing or the other. So अपने आप को कभी कम समझना नहीं चाहिए. देखो धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों थोड़ा कम है और अनिल अंबानी ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आप देख लो. एक छोटा यार. यस रघु जी. मैडम सर. यस प्लीज. छोटा सा. हेलो. यस रघु जी बोलिए. ये अनपढ़ का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा, जब मैं शुरुआत हुआ था स्टंटमैन का, तो स्टंटमैन बनने के लिए कोई नहीं आते थे. तो मेरा एक हिंदू में आर्टिकल भी आया 20-25 साल पहले. मैंने ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ा जो वो सोशली एलिमेंट है, मतलब वो हर मतलब ये समझ लो हाफ मर्डरर है, पिक पॉकेटर है, दादागिरी करता है, ऐसे उन लोगों को लेके मैंने स्टंटमैन बनाया. टुडे दे आर द हीरोज. Today they are millionaires. They are the directors. They are the producers. It is already in my personal experience. They were unique in themselves. That is why they excelled. संतोष कुमार मिश्र जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? प्रधानाचार्य हैं कौशाम्बी से. सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ. विदुषी जी. हाँ विदुषी जी. जैसे मैम ने कहा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि देखिए जैसे बीएड में भी हम लोग पढ़ाते हैं या किसी में भी पढ़ाते हैं, हम लोग जिन बड़ों बुजुर्गों को पढ़ाते हैं तो हम वहाँ शब्द यूज करते हैं कि हम उनको अक्षर ज्ञान देने जा रहे हैं, उनको पढ़ाने नहीं. क्योंकि जिन्होंने जिंदगी का ज्ञान अर्जित किया है वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उन्हें अक्षर ज्ञान. तो जितने भी हमारे हिंदी साहित्य में भी कई ऐसे हुए हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था. जैसे कबीर जी थे, रैदास, वो नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या वो संस्कृतज्ञ नहीं थे? क्या वो संस्कृति को फॉलो नहीं करते थे? तो ये एक बात सिर्फ ये है कि जितने भी अनपढ़ हैं वो अनपढ़ सिर्फ अक्षर ज्ञान से हैं, वो लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो ज्यादा संस्कृति को समझते हैं, हमारे संस्कारों को समझते हैं. हमारी example of Akbar. Thank you, madam. Thank you. Thank you, देव सर. सॉरी टू इंटरप्ट. मैं इजाजत लेना चाहूंगी, मेरा एक वेबिनार है अभी, और आई विश एवरीवन हैप्पी ईद एंड स्टे ब्लेस्ड. साइमा एंड सर प्लीज, ये हमारा छोटा सा हैप्पी ईद मुबारक आपको कर रहे हैं. ईद मुबारक आप सभी को, जितने भी जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर, सारे भाईजन बहनजन सबको हम ईद मुबारक कर रहे हैं. तो प्लीज तहे दिल से इसका आदर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सबको ईद मुबारक. ईद मुबारक. स्टे ब्लेस्ड. बाय. गुड नाइट. थैंक यू सर. आई एम सो सॉरी, आई हैव टू रश. थैंक यू. ईद मुबारक. Thank you, madam. Thank you. So it's a very good remark. So for coming for the closing remark for today webinar, but tomorrow हम सब लोग तैयार हैं फिर से. विदुषी जी, सौरभ जी, सभी आप लोग आइए, क्योंकि ये विचार मंच है सभी के लिए. करना चाहूंगी. यस प्लीज. जैसे अभी आपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बोला, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस सिस्टम, बिकॉज जो हमारा मठ सिस्टम हुआ करता था, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने चलाया, हमारा मठ सिस्टम हुआ करता था, वहां पे जो है यंगस्टर्स को पूरी तरह से निपुण किया जाता था हर फील्ड में. तो आई एम हैप्पी कि अभी वही कल्चर, वही ट्रेडिशन, सब कुछ वही वापस उसी प्रकार की विद्या वापस आ रही है. गुरुकुल जिसे हम कह सकते हैं कि मठ सिस्टम, बिल्कुल
जो हमारे मठ सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, वो वापिस आ रहा है। तो वो सिस्टम जब वापिस आएगा तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी जिसे सप्रेस किया गया, जिसे जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई, वो वापिस पुनः लौट के आएगी। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो नाइस। विदुषी जी, क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से। संतोष कुमार मिश्रा जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? यस, संतोष मिश्रा जी, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र। सो उज्जवल भविष्य भारत का। हाँ, उज्जवल, सो नाइस। सो सौरभ जी, 2 मिनट का क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से, और विदुषी जी आपकी तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए आपका संदेश। सौरभ जी आप पहले बोलिए। मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना है कि कोरोना काल में सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। संस्कृति से हम कभी भी अलग नहीं रह सकते। संस्कृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो सभी स्वस्थ रहें, ये मेरे क्लोजिंग नोट है मेरा। तो नाइस। विदुषी जी। जी मैम, पहले मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि जो आपने कहा कि गुरुकुल पद्धति वो बहुत अच्छी पद्धति थी, क्योंकि जितने भी हमारे देखिए राजाओं के बच्चे भी जो थे वो साधारण छात्रों के साथ रहते थे। इससे ये चीज सामने आती है कि उन्हें खुद अपना काम स्वयं करना है और जितना मिले उसमें संतोष करना है, और जितना भी काम पहले करवाया जाता था वो मौखिक रूप से करवाया जाता था, कंठस्थ प्रणाली अपनाई जाती थी और लर्निंग बाय डूइंग होता था। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी, अगर वो दोबारा से होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति है हम उसको छोड़ दें और अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को ही आगे लेकर जाएं। और रही बात वोट ऑफ थैंक्स और आज के क्लोजिंग रिमार्क्स की, तो जितने भी आप लोग सब जुड़े हैं, चाहे हमारे पास क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत है, ये बात मैं कहूंगी कि सब लोग बहुत दिल से जुड़े और सबने पूरा 200% इन्वॉल्वमेंट दिया, अपने विचार शेयर किए, और देव अरोड़ा जी ने सबको मौका भी दिया, ये भी बहुत अच्छा है, वेल मैनेज था, सब कुछ था, क्योंकि सभी को मौका देना बहुत अच्छी बात है। और कल के लिए मैं आज, क्योंकि मैंने बहुत समय लिया है, सर ने मुझे कहा भी नहीं, तो मुझे खुद को लग रहा है कि आज मैंने ज्यादा समय लिया है, तो कल मैं कम समय लूंगी और आप सभी को मैं सुनना पसंद करूंगी। So nice. ये विचार गोष्ठी। देव अरोड़ा सर ने सभी को साथ में लेके चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मौका नहीं, सभी को साथ लेके चले हैं। So nice. संतोष कुमार मिश्र जी, आप भी अपने श्रीमुख से कुछ प्रकट कीजिए। संतोष जी। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार सभी विद्वान को। हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज बार डिस्कनेक्ट हो जाता था। जी जी। देखिए, जो विषय चुना गया था इतना बढ़िया विषय है, और हमारे यहाँ संस्कृत में सब कुछ है, आप सभी जानते हैं। एक श्लोक मैं जी, आप वीडियो ऑफ करके बोल दे संतोष जी चाहे तो। भाई वाह, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। वेरी नाइस रंजना जी। थैंक यू सर। जी संतोष जी। दिस इज माय लोगो सर। ओह ग्रेट। जी संतोष जी। जी आनंदिता जी, आप कुछ विचार रखिए। आनंदिता मैडम जी कोलकाता से हैं। मंजरी देका, मंजरी जी, आनंदिता जी, या मंजरी प्लीज से समथिंग। नमस्कार। रंजना मैम से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। यस, या मंजरी, यू आर फ्रॉम? व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। आसाम से हूँ। Oh, very nice. My student surname Dekka. That's why I recognize. Yes, Manjari. Tomorrow you are ready. विचार। जी सर। बोलिए बोलिए।
जी सर, आज बहुत अच्छा लगा। मेरा ये पहली बार है मतलब सेशन करना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल बात करेंगे विस्तार से, आज तो अच्छी तरह से टाइम नहीं है अभी। सबको कोई ईद बात मुबारक, खुश रहिए नहीं। सभी, आबाद मस्त रहिए। रहिए, मस्त रहिए। कल सभी से अच्छा, धन्यवाद। आनंदिता जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। संतोष जी कुछ विचार रखिए, आपका ऑडियो ठीक है? संतोष जी जी आवाज सुनाई? हाँ, मेरी हाँ बातें थोड़ा, आपको सुनाई पड़ी बीच में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। अब देखिए, ये विषय जो आ रहा है वो काफी बेहद अच्छा रहा, और मैं समझता हूँ कि इस पर बराबर चर्चाएं होती रहें, और जो नई शिक्षा नीति आई है इससे संस्कृत का क्या हो सकता है या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा आगे विचार करें, मेरी आशा है आपके बिल्कुल मत से। बिल्कुल 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 जी, धन्यवाद। ये धन्यवाद जी। और कोई अपने विचार रखना चाहें तो हम फिर कल की शुरुआत करते हैं। मैं कल का लिंक फिर से शेयर कर दूंगा सभी को। तो ये बहुत मुश्किल है आपका बोलना, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोई और है विचार रखते 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 विचार रखते ना। ये ठीक है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ जुड़ा हुआ है तो सब लोग जुड़े रहते हैं साथ में। सर चलिए, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि अगर जो हाँ जी, संस्कृत का विषय है तो समापन जो है शांति पाठ से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि आपके श्रीमुख से कुछ निकले। चलिए जी। आइए सभी सीधे होकर के बैठे एक बार, कमर सीधी, आंखें बंद, जरा लंबा सांस भरे। ओम शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। Saima, happy Eid to you. Would you like to share something, Saima? Thank you so much, sir, for the wishes, but this is too much Hindi for me. It was very insightful to hear. You can speak in English on Mumbai also. Yes. No, but I think it's every session is very insightful to take away some knowledge. And though I joined very late because of Eid today, I'd like to join tomorrow and see more and hear more about the session probably. So but nice. This definitely is too much Hindi for me because English with Hindi, so of course I cannot relate. May we love to listen Mumbaiya Maratha. Thank you. Mubarak, Saima. Thank you so much. All right, so nice. Good, everyone. This Sawan Chauhan wrote a very fantastic again 18 then Kantha Talabya Murdhanya Dantya Ostapuna Milam. संस्कृत मूर्धन्य। हाँ, ये क्या मीनिंग क्या है इसका? सर ये कंठ से बोलने वाले शब्द ओंठों, जिसमें ओंठ मिलते हों, जिसमें आपकी जीवा तालू के साथ लगती हो, वो हो गए तालव्य। जिसमें आपके दांत मिलते हों वो हो गए दंतव्य। जिसमें आपके लिप्स मिलते हों वो हो गए ओठव्य। जिसमें आपके कंठ के भीतर जो छोटी जीवा है वहां पे जाके जो बोले जाते हैं शब्द, तो ये अलग अलग। मैंने इसीलिए बोला था कि संस्कृत इज ए लैंग्वेज जिसमें आपकी स्टैमरिंग, अगर किसी बच्चे को स्टैमरिंग है तो वो भी ठीक हो जाती है अगर उसे संस्कृत सिखाई जाए तो। अरे वाह, यही सुषमा स्वराज जी ने भी कुछ औष्ठ्य शब्द का प्रयोग किया था, अगर हम स्पीच सुन रहे थे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो किसी के होठ कट गए थे, कोई तीर लग गया था, then she used this औष्ठ्य. So nice. Yeah, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे. So it is in a Hindi. In English it's my copyright of must, manage, always, stress and time. So it's a good, Rajna, you added very good things. We have to be busy and we have to be happy. Exactly. धन्यवाद सबका.
दिल से धन्यवाद। कल 6:30 बजे फिर मिलेंगे। Sure, sir. Sure. Thank you. Thank you Thank so much you. to everyone. Thank you, everyone. Thank you, Yeah, thank Vidushi you. ma'am. Thank you, Thank sir. you, Thank you so everyone. much. Thank you, Happy Mansi to ma'am. all from UAE. Once again. Happy to everyone. Happy to Ignas. everyone. I'm sorry Naya, I didn't get to Yeah. mention anyone's name. Thank you. Thank you. I will courier this bus to everyone. Yes, Yeah. please. Yeah. Raghuji, how are you? So sweet. Yes, please. इसको कलर रेड इंटेंशनल दिया हुआ है कि भाई कोरोना इट्स अ रेड, नो एंट्री. Okay. Yeah. Thank So you. nice. Thank you so much. Bye, Sama. Bye. Good. Thank you, sir. Good night. Enjoy with your son, huh? Thank you. Where is he's happy? Bye. Enjoying? Yeah. Okay. Thank you, Bye. sir. Bye. 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 Bye, Dr. Shivani. Bye. 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 Okay, bye everyone. Bye, Dev sir. Thank you so Bye. much. Bye. Bye. Ji. So nice. So nice. That I know, Manjari, you are very brave. I know. You go dedication. Thank you so much, Manjari. आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? नेशनल स्माइल का आज No, I मंजरी had का a cavity actually. I had a cavity, so that's why I just went to the dentist. So that is why I told you I'll definitely join, but yes, a bit late. Okay, sir. Thank you so much. Take care. so Okay, nice. Bye. bye. Thank you so much. Thank you. Thank you.